Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture agreement against morality. Section 23 ऐसे एग्रीमेंट को भी वाइड डिक्लेयर करती है जिनको कोर्ट मॉरलिटी के अगेंस्ट मानता है। The term immoral depends upon the standards of morality prevailing at a particular place and time. But certain acts have been regarded as immoral since times immemorial. जैसे किसी के वैवाहिक रिलेशंस में, वैवाहिक संबंधों में इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना, बाधा डालना सदैव से ही इमोरल माना गया है। जैसे एक महिला बी से कहता है कि वह अपने हस्बैंड को डिवोर्स ले ले और वह उसके साथ मैरिज कर लेगा। ये एग्रीमेंट मॉरलिटी के अगेंस्ट होने के कारण वाइड है। इसी तरीके से बी एक फीमेल मेल ए से कहती है कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स कर ले और ले उसके साथ मैरिज करेगी। ये जो है आदिकाल से इसे वैवाहिक संबंधों में इंटरवीन करना मॉरलिटी के अगेंस्ट माना जाता रहा है। पियर्स वर्सेस ब्रुक्स के केस में ए ने अपनी एक घोड़ा गाड़ी एक प्रोस्टिट्यूट को इंस्टॉलमेंट पर दी थी, किराए पर। और किस लिए दी थी? जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को ला सके और वापस भेज सके। जब इंस्टॉलमेंट उस प्रोस्टिट्यूट ने नहीं दी तो ए ने उसके अगेंस्ट मुकदमा किया। बताइए कि एग्रीमेंट इन्फोर्स कराया जा सकता है? नहीं। ये एग्रीमेंट इमोरलिटी के पर आधारित होने के कारण वाइड डिक्लेयर किया गया। सुल्तान वर्सेस ननेर के केस में 1877 का है। ये कहा गया है कि यदि किसी मकान मालिक ने अपना मकान ये जानते हुए किसी स्त्री को रेंट पर दिया हो कि वह उस मकान में वेश्यावृत्ति या कोई अन्य इलीगल काम करेगी तो वो किराया वसूला नहीं जा सकता है। लेकिन वहाँ किराया वसूल सकता है जहाँ उसे परपजित की जानकारी न हो। कोई किराएदार ले, उसके बाद क्या करता है, इस मकान मालिक, इस पर जो है मकान मालिक को किराया लेने का राइट, लेकिन उसको पता है
किराया पर देने के पूर्व ही कि वो किस पर्पज के लिए, वो इलीगल पर्पज के लिए दे रही, मॉरलिटी के अगेंस्ट बिजनेस करने के लिए दे रही है, तो ऐसा वाइड होगा। हाँ, एक प्रॉब्लम बता रहे हैं जो दूसरे में पूछी गई है। पी की एक रखैल एम थी, दोनों का कुछ समय पूर्व से इमोरल रिलेशन था, फिजिकल रिलेशन थे। एक दिन एम ने पी से अपनी अनहैप्पीनेस व्यक्त करते हुए उससे कंप्लेन की कि वो उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था। इस पर पी ने अपने पूर्व के जो रिलेशन रहे थे उनके बदले में कानपुर स्थित मकान देने का तथा फ्यूचर में रिलेशन बनाए रखने के लिए 10,000 रुपया प्रति माह देने के लिए प्रॉमिस किया। 2 प्रॉमिस किया है उसने। जो पूर्व में रिलेशन रहे हैं उनके बदले वो मकान दे रहा है कानपुर का, फ्यूचर में रिलेशन बने रहे इसके लिए 10,000 रुपया पर मंथ देने के लिए प्रॉमिस करता है। ये केस जो है, एक केस आया था श्रीमती नारायणी देवी वर्सेस प्यारे मोहन, AIR 1972 राजस्थान हाई कोर्ट का। उसमें जो है डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को इस कंसीडरेशन में कुछ प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी क्योंकि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के साथ पास्ट में कोहैबिटेशन या रिलेशन बनाए रखा था और कंक्यूबाइन के रूप में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराई थी। कोर्ट ने इसमें जो है जो देने के लिए प्रॉमिस किया गया था गिफ्ट या मकान, जो भी पास्ट में किए गए रिलेशन के बदले में दिया गया था, कोर्ट ने इसको इमोरल नहीं माना। कोर्ट ने कहा इन पास्ट में रिलेशन किया गया दिया जा रहा है तो इसको मॉरल हम कहेंगे, परंतु यदि फ्यूचर में रिलेशन बनाए रखने के लिए होता तो जरूर इमोरल होता। तो जो ऊपर हमने अभी समस्या बताई कि उसने 2 बातें की थी। एक तो जो पास्ट में रिलेशन रहे हैं उसके बदले में कानपुर का मकान देने का प्रॉमिस और फ्यूचर में रिलेशन बनाए रखने के लिए 10,000 रुपया मंथली देने का प्रॉमिस। तो 10,000 जो फ्यूचर में रिलेशन बनाए रखने के लिए 10,000 रुपये का प्रॉमिस है ये तो वाइड हो जाएगा, लेकिन जो पास्ट में रिलेशन रहे हैं वो देने का जो प्रॉमिस किया रहा है वो वैलिड होगा। इसी तरीके से जो है एक और प्रॉब्लम है, ये भी जुडिशरी में पूछी गई है। प्लेंटिफ का ये कहना है कि वो जी की 15 जून 1980 की डेथ के पहले वह उसके साथ 11 साल तक रही थी, 11 ईयर तक। 1979 में लगातार बीमार जब जी रहा तो प्लेंटिफ के पक्ष में अपने मकान का जो है गिफ्ट डीड लिख दिया था प्लेंटिफ के पक्ष में, जिससे वह और उसके बच्चे उसमें रह सके। मकान का पोजीशन भी उसे दे दिया गया था। अगस्त 80 में जी की बहन के लड़के को उक्त मकान में एक हिस्से में रहने की अनुमति दे दी गई, परंतु जब वादी ने उस मकान के हिस्से को खाली कराने को कहा तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अतः इस वाद द्वारा वादी मकान के उक्त हिस्से को कब्जे में प्राप्त करने के लिए दावा करती है। डिफेंडेंट ने वाद का इस आधार पर विरोध किया कि दान शून्य था क्योंकि इसका उद्देश्य भूतकाल में कोहैबिटेशन था जो कि अनैतिक है, क्योंकि प्लेंटिफ जी के साथ तब रखैल के रूप में रह रही थी तथा उक्त अवधि के भाग में वादी का पति जीवित था। प्रतिवादी ने यह भी क्लेम किया कि वह जी का अकेला जीवित उत्तराधिकारी था, अतः वो मकान उसे उत्तराधिकार मिला। जो भांजा था उसकी बहन का लड़का था, उसका ये कहना है कि उसको उत्तराधिकार मिला हुआ है। इसमें जो है डिफेंडेंट एकमात्र जी का वारिस होने का मकान का हकदार होगा क्योंकि 10 वर्ष के दौरान वादी का पति जीवित था, इसलिए जो इंटरकोर्स हुआ दोनों के बीच वो एडल्ट्री की कैटेगरी में आता है। इसको जो है ऐसा रिलेशन जो झारखंड हो, भले ही पास्ट या फ्यूचर में किया गया हो, अवैध या इलीगल होगा। इसमें इसलिए नहीं मिला
उस महिला को कोई राइट, क्योंकि जिस दौरान वो क्लेम कर रही थी कि उसके साथ रही है, उस समय उसका हस्बैंड जीवित था, तो उसने जो भी जी के साथ रिलेशन बनाए रखा था वो उसके इमोरल, उसमें जार का एडल्टरी की श्रेणी में आता था, इलीगल था, इसलिए वो इंटाइटल। इसी तरीके से जहां पर जो है फेल्डर वर्सेस जॉन मिल्डमे के केस में इसमें प्लेंटिफ जो था एक पेड हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। वहाँ उसकी मुलाकात एक नर्स से हुई और उसने बताया कि वो अपनी वाइफ से बहुत अनहैप्पी है। उससे ये भी कहा कि जो अपनी वाइफ से जो डिवोर्स ले लेता है तो क्या वो उसके साथ मैरिज कर लेगी। इस दौरान दोनों के फिजिकल रिलेशन हो गए। वाइफ ने एडल्टरी के आधार पर उससे डिवोर्स ले लिया। एडल्टरी के आधार पर डिवोर्स ले लिया। एडल्टरी जब डिवोर्स हो गया उसके बाद उस नर्स ने फिर जो है, नर्स और उस व्यक्ति में फिर जो है एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें उसने कहा कि वो उसी के साथ मैरिज करेगा, किसी और के साथ नहीं करेगा। इसके बावजूद उसने किसी और के साथ मैरिज कर ली। जब उस नर्स ने सूट फाइल किया तो कोर्ट ने इसे इमोरल नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि चूंकि डिवोर्स हो गया था, शादी की बुनियाद समाप्त हो गई थी, उसलिए जो उसके बाद जो उसने पहला एग्रीमेंट जरूर वाइड था, लेकिन दूसरा एग्रीमेंट जो उसने किया वो वैलिड था। तो जो है ये मोरालिटी के अगेंस्ट जो है एग्रीमेंट था और ये मोरालिटी के अगेंस्ट होने के कारण वाइड माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये देखो कितना मिनट का है।